नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाएं विषय पर आधारित स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। साथ ही शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में होंगे शामिल। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। याचिका में मोइत्रा ने दिल्ली सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी आदेश को दी है चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन और रूस ने लगभग 5 महीनों में पहली बार की युद्ध बंदियों की अदला बदली। दोनों देशों ने एक दूसरे के 200 से अधिक बंदियों को रिहा किया। खेल की खबरों में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर बनाए 62 रन। भारत के पास अभी 36 रन की बढ़त। और उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर। दिल्ली में कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जम्मू के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी और यह द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेपाल पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार है। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। याचिका में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। आदेश के तहत महुआ मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था और 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया। महुआ मोइत्रा ने अदालत से आग्रह किया गया कि संपदा निदेशालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए। मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट के यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। यूक्रेन और रूस ने लगभग 5 महीनों में पहली बार युद्ध बंदियों की अदला बदली की। दोनों देशों ने एक दूसरे के 200 से अधिक बंदियों को रिहा किया है। रूस ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में जटिल बातचीत के बाद यह प्रक्रिया संभव हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन ने उसके 248 सैन्य कर्मी सौंपे हैं, जबकि यूक्रेन ने अपने 230 लोगों की रिहाई की जानकारी दी है। इनमें 224 सैनिक और 6 नागरिक शामिल हैं।
दोनों देशों के बीच सैनिकों की ये सबसे बड़ी अदला बदली है। रूस और यूक्रेन के बीच 22 महीने से चल रहे युद्ध समाप्त करने के उपायों पर बातचीत न होने के बावजूद दोनों देशों ने फरवरी 2022 में युद्ध आरंभ होने के बाद से कई कैदियों की अदला बदली की है। हालांकि 2023 में इसकी संख्या काफी कम हो गई है। पिछले अगस्त के आरंभ में अंतिम बार दोनों देशों ने एक दूसरे के बंदियों की अदला बदली की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके के पीछे इजराइल का हाथ होने से इनकार किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान में हुए धमाके के बारे में अमेरिका के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेरिका ने हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया है। साथ ही अमेरिका ने ईरान में हुए धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति सांत्वना जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए धमाके की कड़ी निंदा की है। महासचिव की सह प्रवक्ता ने कहा है कि महासचिव ने ईरान में हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा की है और इस धमाके के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की अपील की है। जापान में आए भूकंप के बाद मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम में देरी हो रही है। मलबे में दबे लोग ठंड और बारिश के बीच अपने निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। जापान में आए भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित वाजिमा में ढही इमारत के अग्निशामक रात भर मलबे में दबे लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। जापान में टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के दूरस्थ स्थान के कारण राहत और बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है। भूकंप के 3 दिन बाद भी नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। ब्रिटेन में हैंक तूफान के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत हुई है। तूफान के कारण हुई भारी बारिश से नॉर्थहैम्पटन शहर के बाहरी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हैंक तूफान के कारण कई घरों में बत्ती गुल हो गई है, साथ ही रेल यातायात भी बाधित हुआ है। तूफान हैंक के कारण आई बाढ़ से कई मुख्य शहर बंद हो गए हैं। सड़कों और रेल पटरी पर पेड़ उखड़कर गिरे हुए नजर आए। ग्लूसेस्टरशायर में कार पर पेड़ गिरे जाने से एक आदमी की मौत हो गई है। तूफान के कारण इंग्लैंड में 250 से ज्यादा बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए हैं। इसमें पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के 55 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 153 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 153 रन बनाकर 98 रन की बढ़त ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के पास 36 रन की बढ़त है। पहले दिन खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सके और पूरी टीम 55 रन पर सिमट गई। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ अफ्रीका की टीम का अब तक का सबसे कम स्कोर रहा है। जवाब में भारत की पहली पारी भी कुछ खास नहीं रही और टीम 153 पर ढेर हो गई। भारत की ओर से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 39 रन की पारी खेली। भारत के 7 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। और अब मौसम से जुड़ी खबर। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भीषण से बहुत भीषण ठंड की संभावना जताई है। इस दौरान कोहरे से भी लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इस कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे सुप्रभातम। नमस्कार।